हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी शर्मा आप लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल मीनाक्षी शर्मा एजुकेशन टारगेट पर। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर 37 सॉल्व करने वाले हैं, जो हमने डॉक्टर रंजीत सिंह के टीजीटी इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट से लिया है। बाकी के प्रैक्टिस सेट भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जा कर के देख सकते हैं। और मिलियन माइंड्स इंग्लिश के सभी प्रैक्टिस सेट मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जा कर के देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्री रैफेलाइट ग्रुप ऑफ पोइट्स इज ऑल्सो नोन एज। तो जो प्री रैफेलाइट ग्रुप है उसके जो पोइट्स हैं उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी, प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। देन क्वेश्चन नंबर 2, प्री रैफेलाइट्स वर अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश। तो जो प्री रैफेलाइट था वो किस चीज का ग्रुप था? The correct answer will be D here, all of these. Means it was the group of English painters, English poets and English critics. So D option is correct here, all of these. Question number 3, in which year Pre-Raphaelite founded? और कौन से ईयर में Pre-Raphaelite का स्थापना हुई? तो हमें ईयर बताना है यहाँ पे। The correct answer will be D here, 1848. Question number 4, who formed Pre-Raphaelite group? और Pre-Raphaelite group है उसको किसने फॉर्म किया था? So the correct answer will be B here, Dante Gabriel Rossetti. Then question number 5, how many members were in the group? तो इस ग्रुप में टोटल कितने मेंबर्स थे प्री रैफेलाइट में? द करेक्ट आंसर विल बी बी हियर, 7. देन क्वेश्चन नंबर 6, द प्री रैफेलाइट्स डिफाइंड देमसेल्व्स एज अ। तो प्री रैफेलाइट्स जो थे उन्होंने अपने आप को किस रूप में डिफाइन किया है? क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट आंसर विल बी ए हियर, रिफॉर्म मूवमेंट. Then question number 7, what was the name of the periodical created by Pre-Raphaelites to promote their ideas? तो हमें ये जो पीरियोडिकल है इसका नेम बताना है, जो कि प्री रैफेलाइट्स ने क्रिएट किया था। और किस लिए क्रिएट किया था? उनका पर्पस था टू प्रोमोट देयर आइडियाज, अपने आइडियाज को प्रोमोट करना। So the correct answer will be B here, the germ. Then question number 8, which poetry was highly pictorial? तो कौन सी जो पोइट्री थी वो सबसे ज़्यादा पिक्टोरियल थी? The correct answer will be C, Pre-Raphaelite. Question number 9, from which age प्री-रैफेलाइट्स वर इंस्पायर्ड? और कौन सी एज से जो प्री-रैफेलाइट्स थे वो इंस्पायर हुए थे, प्रेरित हुए थे? सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, मिडिल एज. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PRB? तो PRB की हमें फुल फॉर्म बतानी है. PRB स्टैंड्स फॉर, द करेक्ट आंसर विल बी सी, प्री-रैफेलाइट ब्रदरहुड. Question number 11, who believed in art for art's sake? तो ये जो यहाँ पे दिया हुआ है art for art's sake, तो इसमें बिलीव कौन करता था? The correct answer will be B, Pre-Raphaelite. Question number 12, Pre-Raphaelite poetry is a blend of. तो जो Pre-Raphaelite poetry थी वो किस चीज़ का ब्लेंड होता है? मिक्सचर. तो किस चीज़ का ब्लेंड थी वो? द करेक्ट आंसर विल बी सी हियर, बोथ ए एंड बी. मीन्स पोएट्री एंड पेंटिंग दोनों का. क्वेश्चन नंबर 13, हैविंग क्वालिटीज ऑफ पेंटिंग दिस पोएट्री बिकेम हाईली.
तो हैविंग क्वालिटी ऑफ पेंटिंग, तो पेंटिंग की क्वालिटी थी इसमें प्री रैफेलाइट्स में। एंड दिस पोएट्री बिकेम हाईली, और क्या इसमें अब बताना है हमें, इट बिकेम हाईली sensuous. So C option is correct here. Then question number 14, in which year Rossetti and William Morris revitalized the movement in, तो revitalize होता है पुनर्जीवन, तो कौन से ईयर में इसको पुनर्जीवित किया गया और किसने किया था, रोसेटी एंड विलियम मॉरिस ने। तो ईयर हमें बताना है यहाँ पे। So the correct answer will be D here, 1856. Question number 15. Who called Pre-Raphaelite the Flesley School of Poetry? तो किसने Pre-Raphaelite जो थी उसको Flesley School of Poetry बोला था? So the correct answer will be C here, Robert Buchanan. So 16 क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। Which poem is the most representative poem of pre-Raphaelite poetry? तो इनमें से कौन सी ऐसी पोम है जो सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव पोम है pre-Raphaelite पोएट्री की? So the correct answer will be B here, the Blessed Damozel. 17 question. Who wrote the poem The Blessed Damozel? तो ये जो द ब्लेस्ड डैमोजेल है ये सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव जो पोम है उसकी प्री रैफेलाइट की। तो इसके राइटर हमें बताने हैं कि इसके पोइट कौन है जिसने इसको कंपोज किया है। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, डीजे रोसेटी। देन 18 क्वेश्चन, ऑन विच पेंटर्स नेम द प्री रैफेलाइट पोएट्री फॉर्म्ड? तो कौन से पेंटर के नाम पर प्री रैफेलाइट पोएट्री को फॉर्म किया गया? द करेक्ट आंसर विल बी सी, रैफेलो स्टैंजियो द अर्बिनो। तो थोड़ा अजीब सा नाम है, हमें इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। देन क्वेश्चन नंबर 19, विच कंट्री रैफेल बिलोंग्स टू? तो जो रैफेल था वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे वो? The correct answer will be A here, Italy. Then 20 question, Raphael is best known for his dash painting. तो रैफेल को कौन सी पेंटिंग के लिए जो जाने जाते हैं वो? The correct answer will be C here, Madonnage. 21 question, Raphael is best known for his dash painting. That is done. 21 question is, the last decade of the 19th century is characterized by। तो जो लास्ट डिकेड थी 19th सेंचुरी की उसको कैरेक्टराइज किया गया था किसके द्वारा? द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, नोटीनेस। 22 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कुड बी कॉल्ड नोटी? तो इनमें से किसको जो नोटी कहा जा सकता था? देन द करेक्ट आंसर विल बी डी, ऑस्कार वाइल्ड। तो ऑस्कार वाइल्ड के लिए बोल सकते हैं हम नोटी। देन 23rd क्वेश्चन, विच क्रिटिक डिवाइडेड दिस रिवोल्ट इन 3 पॉइंट्स? तो इस रिवोल्ट को किस पोइट ने, किस क्रिटिक ने डिवाइड किया था इन 3 पॉइंट्स? सो 23 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी डी, कॉम्पटन रिकेट। 24 क्वेश्चन, दिस मूवमेंट रिपीट्स द ओल्ड रिवोल्यूशनरी फॉर्मूला ऑफ। तो ये जो मूवमेंट थी इसने रिपीट करती थी ये द ओल्ड रिवोल्यूशनरी फॉर्मूला ऑफ। तो कौन से फॉर्मूला को इन्होंने रिपीट किया है? The correct answer will be D here, all of these, means equality, fraternity, liberty. So all of these. So D is the correct answer here. Then according to Compton Rickett, this revolt has how many prongs?
तो कॉम्पटन ब्रिकेट के अनुसार ये जो रिवोल्ट है इसमें कितने प्रोंग्स हैं? सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर 3. देन 26 क्वेश्चन, हु इज रॉबर्ट ब्रिज? तो रॉबर्ट ब्रिज कौन है? द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, पोएट. देन 27 क्वेश्चन, हु इज द मोस्ट प्रोमिनेंट नॉवलिस्ट ऑफ द 90s? तो 90s का जो है 19th सेंचुरी का कौन सा सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट नॉवलिस्ट है? तो प्रोमिनेंट होता है फेमस. द करेक्ट आंसर विल बी सी, हार्डी. Then 28 question, whose plays have the tone of social criticism? तो किसके प्ले में जो टोन है सोशल क्रिटिसिज्म की? The correct answer will be C here, Oscar Wilde. Then 29 question, who is the greatest dramatist of the 90s? तो 90s के हमें ड्रामेटिस्ट बताने हैं, सबसे महान ड्रामेटिस्ट कौन थे? The correct answer will be D here, Shaw. तो GB Shaw was the greatest dramatist of the 90s. Then 30 question, who worships power than beauty? तो किसने पावर को सबसे ज़्यादा जो अहमियत दी है ब्यूटी से? ब्यूटी की अपेक्षा पावर को उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, राइटर्स ऑफ 90s. 31 question, couch is an old singing of? The correct answer will be A here, the old glories of the past. 32 question, which one is known as the irregular ode? तो कौन से ओड को हम irregular ode के रूप में जानते हैं? The correct answer will be D here, Cowley's ode. 33 question, Cowley's ode was established by? तो जो Cowley's ode था उसको किसने एस्टेब्लिश किया था? The correct answer will be B here, अब्राहम काउली. 34 question, Ode to Autumn is popular ode by? तो Ode to Autumn किसने लिखा है? The correct answer will be D here, John Keats. Then 35 question, which are the characteristics of Pindaric ode? तो पिंडारिक ओड की हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, विशेषताएं बतानी हैं. द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, ऑल ऑफ दीज. तो सभी ये पिंडारिक ओड के ही पार्ट्स हैं, स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप एंड एपोड. 36 क्वेश्चन, विच ओड्स वर जनरली रिटन फॉर पब्लिक ओकेजन? तो कौन से ओड्स को पब्लिक ओकेजन्स के लिए लिखा जाता था? The correct answer will be A here, Pindaric odes. Then 37 question, the rhyme of ancient mariner is written by? तो rhyme of ancient mariner किसने लिखा है हमें बताना है, राइटर का नाम. The correct answer will be A here, H.T. Coleridge. तो ये जो rhyme of ancient mariner है ये लिरिकल बैलेड्स में भी आया हुआ है और इसको H.T. Coleridge ने लिखा है. तो आई थिंक फर्स्ट वर्क है ये लिरिकल बैलेड्स का. 38 क्वेश्चन, मॉडर्न लिरिक कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड क्वालिटीज. इट इज 38. द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, सब्जेक्टिव. तो जो मॉडर्न लिरिक हैं वो क्या करती हैं? कवर्स करती हैं अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की या क्वालिटीज की वाइड रेंज को, और ये क्या है? सब्जेक्टिव है. 39 क्वेश्चन, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज? तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, अ स्पीच ऑफ पर्सन विद एन इम्प्लाइड ऑडियंस. सो जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है इसमें स्पीकर बोलता है और इस स्पीकर के अलावा उसमें कोई और नहीं बोलता, बल्कि जो ये एक श्रोता होता है, लिसनर होता है, जो चुपचाप से स्पीकर की बातों को सुनता रहता है. दैट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग. 40 क्वेश्चन,
अ पोएटिक लिरिक प्रेजेंटेड इन एक्शन इज कॉल्ड। तो जो पोएटिक लिरिक है प्रेजेंटेड इन एक्शन, जो एक्शन में प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलेंगे? द करेक्ट आंसर विल बी बैलेड। तो जो पोएटिक लिरिक है जिसमें एक्शंस को गाया जाता है, जो किसी भी वीर योद्धा के या किसी भी महान इंसान के जो बातों को जो इसमें गा करके सुनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड बैलेड। और इसमें 4 लाइन होती है, मीन्स क्वाट्रेन होता है इसका। देन 41 क्वेश्चन, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑफर्स स्कोप फॉर अ साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ। So the correct answer will be C, human mind. Then dramatic monologue is a study of। तो dramatic monologue किस चीज की स्टडी है? So it is the study of character। तो ये कैरेक्टर की स्टडी है। Then MCQ from Shakespearean comedy Merchant of Venice। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस वर्क से कुछ यहाँ क्वेश्चंस लिए गए हैं। 43 क्वेश्चन, What reason does Antonio give for being sad in the opening scene of the play? तो जो प्ले है उसके ओपनिंग सीन में एंटोनियो को बहुत ज़्यादा उदास दिखाया जाता है, तो उसके जो उदासी का कारण हमें बताना है क्या था। तो क्या कारण देता है वो? द करेक्ट आंसर विल बी सी, ही गिव्स नो रीजन। वो कोई भी कारण नहीं बताता। 44 क्वेश्चन, फ्रॉम व्हाट कैरेक्टर फ्लो डज बसैनियो बिलीव ग्रेसियानो सफर्स। तो बसैनियो के अकॉर्डिंग कि बसैनियो को क्या लगता है कि कौन से कैरेक्टर फ्लो से जो ग्रेसियानो है वो सफ़र कर रहा है। द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, अ लैक ऑफ डेप्थ। Then 45 question, the casket that Portia's suitors must pick from are made of what materials? तो जो कैस्केट थे पोर्सिया के सूटर्स जिसको पिक करने आए थे वो किस किस मटेरियल से बने हुए थे? तो 3 कैस्केट थे वो, जिसमें से उनको कोई सही कैस्केट चुनना था पोर्सिया से मैरी करने के लिए। तो वो 3 जो कैस्केट थे वो कौन कौन से थे वो देख लेते हैं यहाँ पे। द करेक्ट आंसर विल बी ए, गोल्ड सिल्वर एंड लीड। तो गोल्ड सिल्वर और लेड का बना हुआ था वो, जिसमें जो लेड के कैस्केट को चुन लेता वो ही पोर्सिया से मैरिज कर लेता। दैट वाज द कंडीशन गिवन बाय हर फादर। सो 46 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन साइलोक गिव्स फॉर हेटिंग एंटोनियो। तो इनमें से कौन सा रीजन है जो साइलोक ने नहीं दिया था एंटोनियो से नफरत करने के लिए? सो द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, एंटोनियो इज इन लव विद साइलोक्स डॉटर जेसिका। कि एंटोनियो जो है साइलोक की बेटी जेसिका से प्यार करता है, ये रीजन उसने नहीं दिया था। बाकी ये 3 जो रीजन है इस वजह से साइलोक एंटोनियो से नफरत करता था। मीन्स एंटोनियो हैज इंसल्टेड साइलोक इन द पास्ट। एंटोनियो ने इंसल्ट किया था साइलोक का पास्ट में। एंटोनियो लैंड्स मनी विदाउट इंटरेस्ट विच डैमेजेस साइलोक बिजनेस। जो साइलोक था वो इंटरेस्ट पे, ब्याज पे पैसे देता था और एंटोनियो बिना ब्याज के ही पैसे उधार देता था, जिससे साइलोक के बिजनेस पे भी गलत इफेक्ट जा रहा था। और नेक्स्ट इज एंटोनियो हेट्स ज्यूज। और एंटोनियो जो था वो ज्यूज से नफरत करता था और साइलोक क्या था, वो भी एक ज्यूज था। दैट्स वाई साइलोक क्या था, नफरत करता था एंटोनियो से। और ये 3 रीजन है और ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर कि ये वाला रीजन उसने नहीं दिया था। 47 क्वेश्चन, हाउ डज साइलोक इनिशियली डिस्क्राइब हिज डिमांड फॉर अ पाउंड ऑफ फ्लैश टू बसैनियो एंड एंटोनियो। तो साइलोक ने जो इनिशियली स्टार्टिंग में क्या किया था, डिस्क्राइब किया था अपनी डिमांड का। कौन सी डिमांड थी उसकी? अ पाउंड ऑफ फ्लैश टू बसैनियो एंड एंटोनियो। कि बसैनियो और एंटोनियो से कैसे डिमांड किया था उसने कि अगर तुम मेरी मनी को जो समय पे वापस नहीं दे पाए तो मैं क्या करूँगा, एंटोनियो की बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश का निकाल लूँगा।
So 47 question, the correct answer is C, as a harmless prank. तो स्टार्टिंग में उसने ऐसे शो किया था जैसे कि हार्मलेस प्रैंक हो, जैसे वो मजाक कर रहा है सिर्फ. So 48 question, why does the Prince of Morocco fear that Portia will dislike him? तो मोरक्को को क्यों डर था कि पोर्शिया उसको डिसलाइक करती है, उसको नापसंद कर देगी. द करेक्ट आंसर विल बी हियर, ही हैज अ डार्क कॉम्प्लेक्शन, क्योंकि उसका जो कॉम्प्लेक्शन था वो डार्क था और जो पोर्शिया थी वो फेयर कलर जो लेडी थी. देन 49 क्वेश्चन, whom does Bassanio agree to bring with him to Belmont? तो किसको एग्री करता है बसानियो अपने साथ जो है बेलमोंट ले जाने के लिए. द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, ग्रेसियानो. देन 50 क्वेश्चन, व्हाट एक्ट डज जेसिका बिलीव विल सॉल्व द मिजरी ऑफ लाइफ विद साइलोक? तो जेसिका को क्या लगता है कि वो ऐसा क्या काम करे जिससे कि साइलोक की जो मिजरी है, विल सोल्व द मिजरी ऑफ लाइफ विद साइलोक, जो साइलोक के साथ जो उसके रिलेशन है उसको क्या करे, वो सॉल्व कर दे, मतलब सारी प्रॉब्लम उनकी खत्म हो जाए. तो ऐसा क्या एक्शन लिया था उसने? द करेक्ट आंसर इज डी, मैरिंग लोरेंजो. तो उसने लोरेंजो से शादी कर ली. देन 51 क्वेश्चन, according to Lorenzo's plan, how will Jessica escape from her father's house? तो लोरेंजो ने कैसे प्लान बनाया था कि कैसे जेसिका को उसके फादर के घर से बचा के या भगा के ले जाना है. So the correct answer will be A here. She will disguise herself as Lorenzo's torchbearer and slip out undetected. तो उसने क्या किया, लोरेंजो की टॉर्च बियरर बन के वहां से वो बच के भाग गए थे. तो उसने अपने आप को डिस्गाइज कर लिया, वेश बदल के अपना लोरेंजो की जो टॉर्च बियर बन के, और वो लोरेंजो के साथ अपना घर छोड़ करके चली गई थी. देन 52 क्वेश्चन, हाउ डज साइलोक रिएक्ट टू लॉसिंग लैंसलॉट एज अ सर्वेंट? तो साइलोक का क्या रिएक्शन रहा जब लैंसलॉट ने जो उसका सर्वेंट था उसने उसके यहाँ से नौकरी छोड़ दी. So 52 question, the correct answer will be B here. He tells Lancelot that Bassanio will be a harder master. तो वो लैंसलॉट से बोलता है जो बसानियो के यहाँ तुम अब नई जॉब अपनी स्टार्ट करने जा रहे हो, तो बसानियो विल बी अ हार्डर मास्टर फॉर यू, कि वो तुम्हारे लिए बहुत सख्त रहेगा और मुझसे मतलब मैं बहुत अच्छे से रखता हूँ तुम्हें, लेकिन वहाँ तुम परेशान हो जाओगे. इस तरह उसको सिखाने लगता है वो, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका नौकर उसके यहाँ से जॉब छोड़ के बसानियों के यहाँ चला जाए. 53 क्वेश्चन, हाउ डज पोर्शिया रिएक्ट टू द प्रिंस ऑफ मोरक्कोज फेलियर एज अ शूटर? तो पोर्शिया कैसे रिएक्ट करती है जब प्रिंस ऑफ मोरक्को जो फेल हो जाता है उसका शूटर बनने में, मीन्स ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड द करेक्ट कैस्केट. सो 53 question, the correct answer will be A here. She prays that no one with such dark skin ever wins her hand. तो वो भगवान से प्रार्थना करती है कि ये भगवान ऐसा डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला कोई इंसान जिसका कलर जो इतना डल हो उससे वो शादी करना नहीं चाहती थी, तो वो भगवान से प्रे करती है. देन 54 क्वेश्चन, who loses the opportunity to marry Portia by choosing the silver casket? तो अपनी अपॉर्चुनिटी को कौन लॉस कर देता है, कौन जो खो देता है पोर्शिया से मैरी करने की जो अपॉर्चुनिटी थी, बाय चूजिंग द सिल्वर कैस्केट? क्योंकि सिल्वर कैस्केट नहीं चुनना था उनको, वहाँ पे लेड कैस्केट चुनना था, लेकिन जो भी शूटर आता था या तो वो गोल्ड को हाथ लगाता था या फिर वो सिल्वर को चुन लेता था, है ना. तो यहाँ हमें बताना है सिल्वर कैस्केट किसने चुना था. द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, प्रिंस ऑफ एरागोन. 55 क्वेश्चन,
According to Tubal's report, for what did Jessica trade Shylock's most precious ring? तो ट्यूबल ने जो रिपोर्ट किया था साइलोक को कि जो साइलोक की जो रिंग थी जो उसने जेसिका को दी हुई थी, जेसिका ने उसको कैसे ट्रेड कर दिया? सो 55 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी डी, अ मंकी। तो उसने जो साइलोक की जो इतनी प्रेसियस रिंग थी, इतनी कीमती रिंग थी, उसको कैसे वेस्ट किया था? फॉर अ मंकी, एक मंकी के लिए। तो साइलोक बहुत कंजूस था और जो जेसिका थी वो बहुत ही मतलब जो जेनरस नेचर की थी। देन 56 क्वेश्चन, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन डज पोर्सिया सजेस्ट व्हेन शी लर्न्स दैट साइलोक विशेस टू कलेक्ट हिज पॉन्ड ऑफ फ्लैश? तो पोर्सिया क्या सजेशन देती है जब उसको पता चलता है इस साइलोक के जो इस मिसडीड के बारे में कि कैसे वो एंटोनियो का फ्लैश लेना चाहता है ना? तो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट द बॉन्ड बी पेड मैनी टाइम्स ओवर, कि जो उसका बॉन्ड में जो मनी उसको वापस करनी थी हमें, हम उसको मैनी टाइम्स उसको वापस करेंगे, मीन्स उसको मल्टीपल करके उसको वापस करेंगे तो वो अपनी जो जिद है उसको छोड़ देगा। देन 57 क्वेश्चन, वेयर डज पोर्सिया इंस्ट्रक्ट हर सर्वेंट बाल्थजार टू हरी? तो पोर्सिया कहाँ के लिए इंस्ट्रक्ट करती है अपने सर्वेंट को, बाल्थजार को, कि जल्दी जाओ? तो द करेक्ट आंसर विल बी हेयर, टू पेडुआ टू विजिट डॉक्टर बेलेरियो। तो जब उसको पता लगता है कि साइलोक जो किस तरह का गेम खेल रहा है एंटोनियो के साथ, तो वो अपने सर्वेंट बल्थजार को भेजती है कि जल्दी से जाओ। और कहाँ जाओ? टू पेडुआ, पेडुआ में किससे मिलने? टू विजिट डॉक्टर बेलेरियो। देन 58 क्वेश्चन, व्हाट कंप्लेंट does Lancelot make regarding the conversation of the Jews? The correct answer will be C. He says that the Prince of Bacon would soar. Then 59 question, in court, how does Antonio react to Shylock's insistence on collecting his pound of flesh? तो एंटोनियो का रिएक्शन बताना है जब साइलोक उसका जो एक पॉन्ड फ्लैश लेना चाहता था, तो उसके लिए एंटोनियो का क्या रिएक्शन रहा? सो द करेक्ट आंसर विल बी हियर, ही वाज दैट ही विल मीट साइलोक्स हेट्रेड विद पेशेंस। तो वो मन में डिसाइड करता है कि जो साइलोक के अंदर जो उसके लिए नफरत भरी हुई है वो उसको अपने पेशेंस, अपने धैर्य से उसको टैकल करेगा। वो मीन्स हेट के बदले हेट नहीं दिखाएगा उसको। 60 question, who enters the court disguised as a young doctor of law named बल्थजार? तो कोर्ट में कौन जो अपने आप को डिस्क्वाइज करके अपना नाम जो बल्थजार रख के एंटर करता है? तो एंटोनियो का जो ट्रायल था उसमें बल्थजार बन के यहाँ पे कौन आता है, ये हमें यहाँ बताना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, पोर्सिया। तो पोर्सिया अपना वेश बदल के अपने को डिस्क्वाइज करके वहाँ पे आती है। देन 61 क्वेश्चन, व्हाट लूप होल इन साइलोक्स बॉन्ड अलाउज पोर्सिया टू स्टॉप हिम फ्रॉम टेकिंग अ पॉन्ड ऑफ एंटोनियोज फ्लैश? तो साइलोक के जो बॉन्ड में ऐसा क्या लूप होल, ऐसा क्या वीकनेस पकड़ लेती है पोर्सिया कि वो साइलोक को रोक पाती है एंटोनियो की बॉडी से एक पॉन्ड फ्लैश लेने के लिए? तो जल्दी जल्दी सभी ऑप्शन पढ़ लीजिए आप। So the correct answer will be B here. Psylocke is entitled only to flesh but not blood. तो साइलोक ने उसमें लिखा था कि मैं एंटोनियो की बॉडी से एक पॉन्ड फ्लैश लूँगा, लेकिन उसने ब्लड का जिक्र कहीं नहीं किया था। दैट्स वाई पोर्सिया ने ये लूप होल पकड़ लिया कि ठीक है, यू कैन टेक ओनली फ्लैश बट यू कांट टेक
एनी ड्रॉप ऑफ ब्लड, कि तुम्हें ब्लड की एक भी बूंद नहीं निकालनी है, तुम्हें सिर्फ फ्लैश ही लेना है। तो इस तरह से उसने उल्टा साइलोक को फंसा दिया था उसी की कंडीशन में। देन 62 क्वेश्चन, हाउ इज साइलोक पनिश्ड फॉर सीकिंग टू टेक एंटोनियोज लाइफ। तो साइलोक को किस तरह से पनिश किया गया था कि उसने जैसे ट्राई किया था एंटोनियो की लाइफ लेने के लिए, तो उसको किस तरह से पनिश किया गया था उसके इस मिसडीड के लिए। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, ही मस्ट कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, कि वो जैसे पहले ज्यूज था तो उसको अपना जो रिलीजन है उसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड विल हिज पजेशंस टू जेसिका एंड लोरेंजो अपॉन हिज डेथ, और उसकी डेथ के बारे में जैसे उसने स्टार्टिंग में बोल दिया था जेसिका के घर से भाग जाने के बाद कि वो अपनी प्रॉपर्टी का कोई भी पार्ट जो है जेसिका को नहीं देगा, तो उसको इस चीज़ के लिए भी बाउंड किया गया कि उसके मरने के बाद उसकी जो भी पजेशंस है, जो भी संपत्ति है, वो सब जेसिका और लोरेंजो के नाम पे हो जाएगी। देन 63 क्वेश्चन, शेक्सपियर बोरोड द फॉर्मूला ऑफ रोमांटिक कॉमेडी फ्रॉम। तो शेक्सपियर ने ये जो फॉर्मूला है रोमांटिक कॉमेडी का वो कहाँ से बोरो किया था। सो द करेक्ट आंसर विल बी रॉबर्ट ग्रीन। तो रॉबर्ट ग्रीन से ये जो आइडिया मिला था उनको रोमांटिक कॉमेडीज लिखने का। 64 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर्स प्लेज इज अ ड्रामेटाइजेशन ऑफ रॉबर्ट ग्रीन्स पेंडोस्टो। सो ये जो पेंडोस्टो है किस चीज़ का सोर्स बना है, शेक्सपियर के किस वर्क का सोर्स है ये। द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, विंटर्स टेल। 65 क्वेश्चन, हाउ डज एल एलिग्रो एंड। तो एल एलिग्रो एंड कहाँ से होता है ये। द करेक्ट आंसर विल बी हेयर, विद द स्पीकर इंजॉइंग द थिएटर। तो इस पॉइंट के साथ में एल एलिग्रो का एंड होता है। और एल एलिग्रो किसने लिखी थी, इट वॉज रिटन बाय जॉन मिल्टन। आई थिंक 1645 में इसको पब्लिश करवाया गया था। ये म्यूजिकोलॉजी से ये वर्ड लिए गए थे, एल एलिग्रो एंड इल पेंसेरोसो। और ये जो दोनों पोयम है एल एलिग्रो एंड इल पेंसेरोसो, ये दोनों क्या है, एक साथ आई हुई पोयम है। ओके, और ये इटालियन टाइटल है। देन 66 क्वेश्चन, विच लेटर वर्क वाज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्पीकर इन एल एलिग्रो। So the correct answer will be C, Comus. 67 question, how does the hunt in El Allegro end। तो El Allegro में hunt जो है कैसे end होता है। So the correct answer will be C, we don't know, or we can say it was not mentioned in the poem. Then 68 question, who is Fairy Mab। So Fairy Mab कौन है। The correct answer is C here, a fairy queen known for mischief. Then 69 question, during the Renaissance, people associated melancholy with। The correct answer will be D here, an artistic temperament. Then 70 question, what is the name of companion poem to El Allegro। सो अभी ऊपर बताया था मैंने ये दोनों पोम एक साथ आई थी, तो एल एलिग्रो की जो कंपेनियन पोम थी वो कौन सी थी। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, इल पेंसेरोसो। सो डोंट बी कंफ्यूज इन द स्पेलिंग, इल पेंसेरोसो दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग। ओके, then 71 question, what does the speaker argue for in il पेंसेरोसो। तो इन पेंसेरोसो में जो स्पीकर है किस चीज़ के लिए आर्ग्यू करता है वो।
So 71 question, the correct answer will be D here, a life of contemplation. 72 question, how does एल एलिग्रो बिगिन? तो एल एलिग्रो कैसे बिगिन होती है, स्टार्टिंग बतानी है हमें इसकी. So question number 72, the correct answer will be A here, with the speaker rejecting melancholy. 73 question, which character from Greek mythology does the speaker allude to in एल एलिग्रो? तो ग्रीक माइथोलॉजी से कौन सा कैरेक्टर लिया है एल एलिग्रो में मिल्टन साहब ने? द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, ओरफियस. 74 क्वेश्चन, विच जेनर डज मिल्टन ड्रॉ फ्रॉम इन एल एलिग्रो? सो जेनर बताना है हमें इसका. सो द करेक्ट आंसर इज बी, क्लासिकल हाइम. 75 question, the shepherds that appear in El Allegro draw from which tradition? तो जो एल एलिग्रो का जो शेफर्ड है जो इसमें दिखाया गया है, तो ड्रॉ फ्रॉम विच ट्रेडिशन, तो कौन से ट्रेडिशन से उसको ड्रॉ किया गया है? द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, पास्टोरल पोएट्री. 76 क्वेश्चन, the speaker aligns melancholy with? The correct answer is C, the darkness of the underworld. 77, who does the speaker say gave birth to melancholy? melancholy को किसने बर्थ दिया है according to speaker? The correct answer is A, Cerberus. 78 क्वेश्चन, विच बर्ड सिंग्स इन एल एलिग्रो? तो एल एलिग्रो में कौन सी बर्ड्स जो गाती है, कौन सी बर्ड का यहाँ पे डिपिक्शन किया गया है? द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, लार्क. 79 क्वेश्चन, व्हाट वाज एक्चुअल रीजन गिवन इन कोर्ट बाय फाल्डर दैट कंपेल्ड हिम टू अल्टर द चेक? तो फाल्डर ने कौन सा रीजन बताया है कोर्ट में कि उसने जो चेक को अल्टर कर दिया था, उसका रीजन क्या था? तो फाल्डर जो कैरेक्टर है जस्टिस प्लेस है, जो कि जॉन गाल्सवर्दी का लिखा गया है और 1910 में इसको पब्लिश करवाया गया था. तो इसमें फाल्डर ने क्या रीजन दिया है कि उसने प्ले के अंदर क्या किया था, एक चेक था जिसको उसने 9 पाउंड से 90 पाउंड्स में उसकी जो अमाउंट थी उसको कन्वर्ट कर दिया था. तो रीजन बताना है कि क्या रीजन उसने कोर्ट में बताया जब वो पकड़ा गया. सो द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, फाल्डर वांटेड टू मैरी रूथ एंड सेटल इन अनदर कंट्री, सो दे रिक्वायर्ड मनी. तो ही यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया हुआ है, दे रिक्वायर्ड मनी. तो उसने बताया कि एक लड़की है रूथ जिससे वो शादी करना चाहता है और किसी दूसरी कंट्री में सेटल होने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत थी. दैट्स वाई उसने क्या किया, 9 पाउंड से 90 पाउंड में उस अमाउंट को कन्वर्ट कर दिया. तो जो रुथ है ये अपने हस्बैंड से बहुत परेशान थी. इसके आई थिंक 3 बच्चे भी थे जिससे कि फाल्डर प्यार करता था और इस रुथ को उसने शादी करना चाहता था, इसलिए उसने ये क्राइम कर दिया था. 80 क्वेश्चन, ऐसी क्वेश्चन को रिमाइंड करते चलेंगे तो अलग से हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. 80 क्वेश्चन, हु सेज इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ? तो जो प्ले है उसमें ये वाली स्टेटमेंट किसने बोली थी? सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, रूथ हनीवेल. तो रूथ हनीवेल कौन थी? सी वॉज बिलव्ड ऑफ फाल्डर. तो फाल्डर की ये प्रेमिका थी जिसके लिए उसने ये क्राइम किया था 9 पाउंड से 90 पाउंड वाला. तो उसने ये लाइंस बोली थी, इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ. वो बचाना चाहती थी फाल्डर को. 81 क्वेश्चन, इन विच कंट्री फाल्डर एंड रूथ इंटेंडेड टू गो एंड गेट मैरिड? तो वो दोनों पैसे चुराने के बाद कौन सी कंट्री में जा कर के सेटल होना चाहते थे? सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, साउथ अमेरिका. 82 क्वेश्चन, हु डिफेंड्स द फोर्जरी एक्ट ऑफ फाल्डर saying it was all the work of a moment
The rest has followed, as death follows step to the heart. तो फाल्डर को इस तरह से कौन बचाना चाहता था, उसने जो फोर्जरी की थी उससे, और उसने ये स्टेटमेंट भी बोली थी कि ये जो लालच था वो एक मोमेंट के लिए था, जिसकी वजह से उसको इतनी बड़ी सजा नहीं दी जानी चाहिए. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, मिस्टर हेक्टर फ्रॉम. तो मिस्टर हेक्टर फ्रॉम कौन थे? वो फाल्डर के एडवोकेट थे जो उसको बचाना चाहते थे. Then 83 question, who is known as the translator of the Ossian cycle of epic poems? So the correct answer is A here, James Macpherson. 84 question, Sir Walter Scott was A option is correct here, Scottish historical novelist. 85 question, who is known for the prose satire Gulliver's Travels, for travels into several remote nations of the world in For Paris by Lemuel Gulliver, first a surgeon and then a captain of several ships, 1726. So 85 question, the correct answer is B here, Jonathan Swift. 86 question, A Tale of a Tub 1704 and The Battle of the Books 1704 are the popular books of. तो ये बुक्स किसने लिखी हैं? The correct answer is B here, Jonathan Swift. Then next question. Question number 87. In which of his work Thomas Carlyle argued that the actions of the great men play a key role in history, claiming that the history of the world is but the biography of great men? So 87 question, the correct answer is A here, On Heroes, Hero Worship and the Heroine in History 1841. तो जो भी क्वेश्चन हमें इसमें नए लग रहे हैं उसको हमें या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आप इसको इजीली लर्न कर सकें. सो 88 क्वेश्चन, हुज वर्क्स इंक्लूड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ए हिस्ट्री 3rd वॉल्यूम 1837 एंड द हिस्ट्री ऑफ Frederick II of Prussia, then called Frederick the Great, 6 volumes 1858 to 65. So the correct answer is B here, Thomas Carlyle. B option is correct here. 89 question, what is the meaning of the title Salter Resalters, a novel by Thomas Carlyle? तो थॉमस कैरलिल का ये नोवेल है एक, साल्टर रिसाल्टर. तो इस टाइटल का मीनिंग हमें बताना है यहाँ पे. द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, द टेलर रिटेलर्ड. 90 क्वेश्चन, विच 20th century English novelist, essayist, journalist and critic is known for his lucid prose, biting social criticism, opposition to totalitarianism and outspoken support of democratic socialism? So the correct answer is A here, George Orwell. George Orwell. 91 question, who popularized the English verse from Hudibras by writing a work entitled Hudibras, published in parts from 1663 to 1678. So 91 question, the correct answer is D here, Samuel Butler. 92 question, feminine rhyme ends on. जो feminine rhymes होती हैं वो किस पे ख़त्म होती हैं? The correct answer is B here, unstressed syllable. 93 question, The Rape of Lock is a mock heroic narrative poem written by. तो Rape of Lock किसने लिखी है?
द करेक्ट आंसर इज बी है अलेक्जेंडर पोप। तो अलेक्जेंडर पोप का ये वर्क है द रेप ऑफ द लॉक, इट्स अ फेमस वर्क। और ये क्या है, ये एक मोक एपिक है। 94 क्वेश्चन, बेलिंडा एंड लॉर्ड बैरन आर द कैरेक्टर्स इन। तो बेलिंडा और लॉर्ड बैरन कौन से वर्क के ये कैरेक्टर हैं, द रेप ऑफ द लॉक। ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। 95 क्वेश्चन, अ डैश इज a literary, dramatic or musical work intended to cause laughter by caricaturing the manner or spirit of serious works or by ludicrous treatment of their subject. The correct answer is A, burlesque. So burlesque ही बोलेंगे इसको, burlesque. Then the correct answer, 96 question is, in English literature, and dash is a poem of serious reflection, usually a lament for the dead. तो किसी डेड पर्सन के लिए जो लैमेंट करते हैं, लैमेंट क्या होता है, विलाप करना। तो कौन सी पोएम है इसके लिए, द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, एलिजी। एलिजी इज द पोम जिसको राइटर किस लिए लिखता है, उसके किसी नियर और डियर या फ्रेंड की डेथ पे लैमेंट करने के लिए वो लिखता है। 97 क्वेश्चन, एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। तो एक मैड डॉग की जो डेथ है उसके लिए एलिजी इज रिटन बाय, किसने लिखी थी। सो 97 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी A, Oliver Goldsmith. 98 question, an elegy written in a country churchyard 1750 is written by। तो ये जो elegy है, an elegy written by, an elegy written in a country churchyard, तो इसको किसने लिखा था। The correct answer is D here, Thomas Gray. Who has written an elegy in memory of Mr. W.B. Yeats। तो ये एलिजी किसने लिखी थी। द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, W.H. Auden। 100 क्वेश्चन, हु रोट द एलिजी ओ कैप्टन माई कैप्टन ऑन द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम लिंकन की डेथ पे ओ कैप्टन माई कैप्टन एलिजी किसने लिखी थी। द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, वॉल्ट विटमैन। 101, give the right suffix for the word king to make it abstract noun। तो king से हमें abstract noun फॉर्म करना है, तो कौन सा हमें इसमें suffix ऐड करना पड़ेगा। The correct answer is A here, dom means kingdom। Kingdom is an abstract noun। Then 102, the singular for diagnosis। तो diagnosis का singular बताना है। द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, डायग्नोसिस। यहाँ पे ई एस के प्लेस पे हमें आई एस कर देना है। 103, यहाँ पे एरर फाइंड आउट करने हैं हमें। तो इट आर द बुक्स एंड देयर ऑथर्स दैट हैव कंफ्यूज्ड अस। सो यहाँ देखिए, इट के साथ कभी भी आर यूज नहीं होता, इट जो होता है वो सिंगुलर होता है। और यहाँ पे बुक्स दिया हुआ है, बुक्स हमारा सब्जेक्ट है, तो वर्ब तो हमारी आर ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे इट का यूज गलत दिया हुआ है, तो हमारे ए ऑप्शन में एरर है। यहाँ पे दीज आर द बुक्स होना चाहिए था। देन 104, ईदर ऑफ द टू बॉयज आर एलिजिबल फॉर सिलेक्शन फॉर द पोस्ट। तो एरर फाइंड आउट करना है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। ये जो ईदर, नेइदर, इस तरह के जो वर्ड होते हैं, इनके साथ हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी होती है। तो आइदर ऑफ के साथ हमें क्या लगाना है, यहाँ पे इज का यूज करना है। तो सी पार्ट में यहाँ पे एरर है। 105, द हॉर्स एंड कैरिएज हैव बीन स्टैंडिंग। तो पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, हॉर्स एंड कैरेज ये अलग अलग सब्जेक्ट को शो नहीं करता है, ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट को मीन्स यूनिटी को शो करता है। क्योंकि जो कैरेज होगा, जो
पीछे घोड़ा गाड़ी बोलते हैं जिसको, या रथ बोलते हैं, वो किससे, हॉर्स से अटैच होता है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है। तो हैज यहाँ पे करेक्ट होगा, तो इसके बी पार्ट में एरर है। देन 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो इसमें इनकरेक्ट सेंटेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए सभी ऑप्शंस को। तो ये जो क्वेश्चन है ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है और इसको आयोग की तरफ से फॉल्ट में डाला हुआ है क्योंकि इसमें सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। राइट इन इंक करेक्ट प्रेपोजिशन यूज हुआ है। ही थ्रू द स्टिक इनटू द रिवर, तो मोशन के लिए इनटू का यूज होता है। वी वेंट नियर द स्टेशन एंड ही वाज अ फेवरेट विद हिज फ्रेंड। तो इसमें देखिए किसी किसी प्रैक्टिस सेट में इस वाले पोर्शन में भी एरर दे दिया जाता है, लेकिन नियर द स्टेशन मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ मिस्टेक होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कोई स्टेशन पे ही जाएगा, तो हो सकता है स्टेशन के पास में भी किसी को जाना है। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये भी गड़बड़ लग रहा है, ही वाज अ फेवरेट। ओके, तो इसके साथ और कोई वर्ड इन्होंने यूज नहीं किया है ना, तो ये फिलहाल तो फॉल्ट है, मीन्स इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ही गड़बड़ है ये। देन 107, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। तो इसमें मिसमैच पेयर को हमें फाइंड आउट करना है। सो द करेक्ट आंसर विल बी, तो ये देखिए ये वाला क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है और ये भी फॉल्ट में ही गया हुआ है क्योंकि इस वाले क्वेश्चन को भी आयोग ने रॉन्ग ही माना है। क्योंकि सिंपल प्रेपोजिशन ठीक है, कंपाउंड प्रेपोजिशन जो होती हैं वो किन्हीं दो प्रेपोजिशन को एक साथ मिला करके जब बनाई जाती हैं, तो इस वाले पार्ट में एरर होना चाहिए। और जो पार्टिसिपल प्रेपोजिशन होती हैं वो प्रेपोजिशन है जिसमें हम बाद में आईएनजी यूज करके तब वो प्रेपोजिशन बनाते हैं। तो आईएनजी वाला अगर कोई वर्ड प्रेपोजिशन का काम कर रहा हो तो उसको पार्टिसिपल प्रेपोजिशन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा फॉल्ट में है। 108, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्ट। तो इसमें कौन सी एक्सप्रेशन करेक्ट है, तो लेटर में लिखे जाते हैं ये एक्सप्रेशंस। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, योर्स सिंसियरली। तो मेक इट श्योर, ये जो योर्स है ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन में कभी भी हम अपोस्ट्रोफी एस लगा करके किसी चीज़ का पोजेशन नहीं बनाते, इसमें डायरेक्ट बन जाता है योर्स सिंसियरली। 109, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें भी हमें ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी, ही रोट टू मी। देन 110, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। इसमें मिस स्पेल्ड वर्ड को हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, सेलिबेसी। देन 111, विच वर्ड इज मिस स्पेल्ड। यहाँ हमें मिस स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है 111 क्वेश्चन में। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, रिटोरिक। तो RHE होता है, Y नहीं होता। देन 112, चूज द रिस्पॉन्स विच गिव्स द करेक्ट स्पेलिंग टू द वर्ड। तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है हमें। चारों ऑप्शन को जल्दी से देख लीजिए आप। सो द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, डिस्पैशनेट, दैट इज करेक्ट स्पेलिंग। देन 113, the process by which a legislative body or other legal constituted tribunal initiates charges against a public official for misconduct। तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम। The correct answer will be A here, impeachment। 114, a person who had changed their feeling of support and duty from one political, religious, national, etc. group to a new one। The correct answer is A here, renegade।
Then 115, to punish somebody by officially not allowing them to remain a member of a particular religion, especially the Roman Catholic Church. तो एक ऐसी पनिशमेंट जिसमें किसी इंसान को पनिश किया जाता है बाय ऑफिशियली नॉट अलाउइंग देम टू रिमेन अ मेंबर ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। तो किसी रिलीजन से उसको या तो बाहर निकाल दिया जाता है या उसको पनिश दिया जाता है कि अब वो उस पर्टिकुलर रिलीजन का पार्ट नहीं है। तो ये जो पनिशमेंट है ये हमें बतानी है कौन सी है। स्पेशली द रोमन कैथोलिक चर्च में ये पनिशमेंट दी जाती है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर। excommunicate। देन रीड द फॉलोइंग पैसेज। यहाँ पे अनसीन पैसेज है तो जल्दी से इसको भी रीड कर लेते हैं, फिर इसके हम क्वेश्चन आंसर भी फाइंड आउट करेंगे। सो द सैड डिमाइस ऑफ मदर टेरेसा लेफ्ट द वर्ल्ड वेट डाउन बाय एन unprecedented grief. The Yugoslav born nun was the first person in India after M.K. Gandhi to be given a state funeral despite never holding any public office. What she will be remembered for is what she stood. She symbolized the ultimate indestructible memorandum of love lying beyond all contentions. The saint of the gutters was almost synonymous with the slums and the poverty of Calcutta. She adopted and loved the city as her own. She managed to make shrines out of the grimmest of penurial circumstances. Her saintliness did not have the conventional detachment from society. She was a personification of mercy and charity. Her charity was sublime and mellow, never keen to project goodliness. She suffered as to be simply human. She held the human life with all its trauma in a compassionate embrace. A realization dawned on her early that love and the assurance of being cared for were what people needed most. Here was a simple message of concern, hope, and new life for the unfed, unclothed, and the unsheltered. It was her conviction that all is willed by God, and it is our duty to serve Him by serving humanity. Malcolm Mugger, sorry, Marguerite, one of Mother Teresa's early biographers, was so moved by the mission which cuts across all limitations that he told the whole world about her. Thus, she was catapulted to fame. People responded warmly, and her arduous struggle to keep going was considerably eased as funds poured in. It was also the time that Mother started traveling to places in order to meet people and spread her word of God. Dominique Lapéry went about making a film on her, and his hurt her very much. This great woman, this great woman could not avoid eyebrows being raised at her. She disapproved of abortion because it signified killing of the fetus and
the conscience of the mother. She took children to be the gift of God. She was also accused of almost making a fetish of human misery and using it as a ploy to raise funds. It is always simpler to criticize. It is much harder to defend. Mother did it unequivocally in her own fashion. सो यहाँ पे हमने पैसेज पढ़ लिया है, जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कितनी बार क्या होता है एग्जाम में, सेम अनसीन पैसेज आ जाता है जो हम पढ़ चुके हैं। सो यहाँ मदर टेरेसा, द करेक्ट आंसर इज सी, was the second unofficial person to be given a state funeral। तो वो सेकंड जो पर्सन थी अनऑफिशियली जिसको क्या दिया गया था, स्टेट फ्यूनरल दिया गया था उनकी डेथ के बाद। देन 117 क्वेश्चन, मदर टेरेसा वाज, तो मदर टेरेसा क्या थी, ए इनडिफरेंट टू क्रिटिसिज्म। Then 118, मदर टेरेसा आइडेंटिफाइड herself with, तो मदर टेरेसा ने जो अपनी पहचान बनाई थी किससे बनाई थी वो, द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, द पॉवर्टी स्ट्रीकन स्लम ड्वेलर्स ऑफ कलकत्ता। तो कलकत्ता में जो स्लम में रहने वाले जो गरीब लोग थे उनकी उन्होंने सेवा की थी जिससे उनकी पहचान बनी थी। 119, मदर टेरेसा वाज नॉट एन एडवोकेट ऑफ अबॉर्शन, तो मदर टेरेसा अबॉर्शंस जो होते हैं उनके फेवर में नहीं थी। दैट्स हमें रीजन बताना है कि क्यों नहीं थी। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स किलिंग ऑफ द फोइटस एंड द मदर्स कंसाइंस। तो जो मदर के लिए जो मदर की कंसाइंस का जो यहाँ पे किलिंग होती है या जो फोइटस होता है, भ्रूण होता है, उसकी जो हत्या की जाती है, तो ये उनके अकॉर्डिंग जो इलीगल था, सही नहीं था। दैट्स वाई शी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दिस एक्ट। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। 120 क्वेश्चन, मदर टेरेसा अंडरस्टूड दैट पीपल हैड अटमोस्ट नीड फॉर, तो मदर टेरेसा ने क्या समझा, पीपल जो थे लोगों को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, लव एंड केयर। तो जो गरीब लोग होते हैं जिनके बारे में कोई नहीं सोचता था, स्लम में रहने वाले गरीब बीमार जो बहुत छोटा वर्क करते हैं या भिखारी हैं, इस तरह के लोगों को उन्होंने समझा कि ऐसे लोगों को लव और केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिल इन द ब्लैंक्स। 121, रोहन एंड सोहन मस्ट टेक डैश शेयर, तो रोहन एंड सोहन, तो दोनों सब्जेक्ट क्या हैं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं लेकिन बीच में एंड से ये जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, सिंगुलर प्लस सिंगुलर प्लूरल। तो हमें प्लूरल यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए, प्लूरल ही वर्ड यहाँ पे आएगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ड यहाँ पे है दियर, दियर शेयर। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट हेयर, हिज भी सिंगुलर है, हर भी सिंगुलर है और दियर इज करेक्ट आंसर हेयर। और ये क्या है, पजेसिव वर्ड्स हैं। देन 122, ईदर राधिका और महिका फॉरगॉट टू टेक डैश लंच बॉक्स, तो ईदर से जो वर्ड जुड़े हुए हैं अभी हमने ऊपर पढ़ा था उनके साथ हम सिंगुलर वर्ड यूज करते हैं, तो यहाँ पे पजेसिव वर्ड है यहाँ पे। और द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, हर, ईदर राधिका और महिका। तो यहाँ देखिए हमें महिका के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ बीच में और से जुड़ा हुआ है। और जो ईदर और से जुड़े हुए होते हैं सब्जेक्ट, उसमें हम लास्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना वर्ब या बाकी के जो और सिंगुलर को यूज करते हैं। देन 123, नीदर रजत नोर रोहित हैज डन डैश वर्क, सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, हिज। नीदर और नोर का जो कॉम्बिनेशन है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या यूज होगा, हिज का यूज होगा, क्योंकि हिज यहाँ पे रोहित सिंगुलर है।
द प्रिंसिपल एंड टीचर इज केयरलेस ऑफ हिज ड्यूटी। तो यहाँ पहले से इन्होंने फिल कर दिया है, चलो फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे। द करेक्ट आंसर इज ए। अब देखिए इसमें यहाँ पे अगर फिलअप फॉर्म में दे देते तो एक बार को हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्या आएगा। तो यहाँ द आर्टिकल लगा है और यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या है, सिंगल सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ड्स ही यूज करते हैं। लेकिन अगर ये आर्टिकल अलग अलग होते तो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता। और द प्रिंसिपल एंड टीचर मीन्स टीचर, एक पर्सन टीचर भी है और प्रिंसिपल भी है, तो एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर द अलग अलग आएगा तो मीन्स प्रिंसिपल अलग और टीचर अलग, तो वहाँ पे दो सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट है। 125 एवरी टीचर एंड स्टूडेंट डैश इन दिस प्लेस। तो देखिए एवरी का यूज हुआ है, तो हमें इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना होता है। तो वाज विल बी करेक्ट आंसर हेयर। एवरी टीचर एंड स्टूडेंट वाज इन दिस प्लेस। तो बाकी सब तो यहाँ पे प्लूरल हैं, ये वर्ब प्लूरल है, और बाकी ये जो है फ्यूचर के लिए यूज हुए हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगर इसकी आपको पीडीएफ भी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप ले सकते हैं। टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में आप डाल देना MS TGT PGT इंग्लिश, और वहाँ से आपको सभी पीडीएफ आराम से मिल जाएंगे। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए फ्रूटफुल भी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मुझे पता लगता है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और आप इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।